हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना, अध्याय 7, बदजात और अदृश्य आवाज। अगले कुछ दिनों तक हैरी का बहुत सा समय इस काम में बीता कि जब भी वह गिलरॉय लॉकहार्ट को किसी गलियारे में आते देखता तो उसकी नज़र से बचकर छुप जाता। कॉलिन क्रीवी से बचना इससे ज़्यादा मुश्किल काम था क्योंकि उसे हैरी का पूरा टाइम टेबल याद था। कॉलिन को जीवन में सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात पर मिलता कि दिन में 6-7 बार हैरी से कहे, सब ठीक है हैरी, और बदले में ये जवाब सुने, हेलो कॉलिन। भले ही हैरी के इन शब्दों में उसे चिढ़ स्पष्ट सुनाई दे रही हो। हेडविग अब भी कार दुर्घटना को लेकर नाराज थी और रॉन की छड़ी काम नहीं कर रही थी। शनिवार की सुबह तो इसने हद कर दी जब सम्मोहन की क्लास में रॉन की छड़ी हाथ से छूट गई और सीधे जाकर नाटे बूढ़े प्रोफेसर फ्लिटविक की आंखों के बीचों बीच लगी। जहां छड़ी टकराई थी वहां तत्काल एक बड़ा हरा घूमड़ उभर आया। इस तरह एक के बाद एक कई बुरी घटनाओं को झेलने के बाद हैरी को खुशी हुई कि सप्ताह अब खत्म हो गया। वो, रॉन और हरमाइनी शनिवार की सुबह हैग्रिड के यहाँ जाने की योजना बना रहे थे। बहरहाल हैरी का इरादा सुबह जितने बजे उठने का था, गरुड़द्वार की क्विडिच टीम के कैप्टन ओलिवर वुड ने उसे उससे कुछ घंटे पहले ही उठा दिया। हैरी ने अलसाए अंदाज में पूछा, क्या हो गया? क्विडिच की प्रैक्टिस करनी है, चलो तैयार हो जाओ, वुड ने कहा। हैरी ने अध खुली आंखों से खिड़की की तरफ देखा। गुलाबी और सुनहरे आसमान के पार धुंध की पतली परत दिख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि चिड़ियों के इतने तेज शोर के बावजूद वो कैसे सोया रहा। ओलिवर, अभी तो सूरज भी नहीं उगा है। बिल्कुल, वुड बोला। वो 6th ईयर का लंबा तगड़ा विद्यार्थी था और इस समय उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। ये हमारे नए ट्रेनिंग कार्यक्रम का हिस्सा है, तैयार हो जाओ, झाड़ू उठाओ और मैदान में आओ। बाकी किसी टीम ने अब तक प्रैक्टिस नहीं शुरू की है, ये काम इस साल हम पहले करेंगे। ऊँघते हुए और हल्के से कांपते हुए हैरी बिस्तर से उठा और अपने क्विडिच के कपड़े खोजने लगा। शाबाश, 15 मिनट में पिच पर मिलते हैं, वुड बोला। जब हैरी को अपना लाल दुशाला मिल गया तो उसने ठंड से बचने के लिए ऊपर से अपना चोगा भी डाल लिया और उसने रॉन को एक चिट्ठी में घसीट कर लिखा कि वो कहाँ जा रहा है। इसके बाद हॉल की घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब उसकी निम्बस 2000 उसके कंधे पर रखी थी, वो अभी तस्वीर के छेद तक पहुंचा ही था कि पीछे से खटखट की आवाज़ हुई। हैरी ने पलट कर देखा, कॉलिन क्रीवी घुमावदार सीढ़ियों पर भागता हुआ नीचे आ रहा है। उसके गले में कैमरा तेजी से झूल रहा है और वो अपने हाथ में कुछ पकड़े था। मैंने किसी को सीढ़ियों पर तुम्हारा नाम लेते सुना था हैरी, देखो मेरे पास क्या है, मैंने फोटो धुलवा लिए हैं, मैं तुम्हें फोटो दिखाना चाहता हूँ। हैरी ने अलसाए अंदाज में फोटो को देखा जो कॉलिन ने उसकी नाक के नीचे बढ़ा रखी थी। ब्लैक एंड वाइट फोटो में वो हिल रहा था। इसमें लॉकहार्ट किसी का हाथ कसकर खींच रहे थे। हैरी पहचान गया कि ये उसी का हाथ है। हैरी ये देखकर खुश हुआ कि फोटो में वो जमकर संघर्ष कर रहा है और कैमरे के फ्रेम में आने से इनकार कर रहा है। फिर हैरी ने देखा कि लॉकहार्ट ने हार मान ली और वे हाँफते हुए तस्वीर के सफ़ेद कोने में गिर गए। कॉलिन ने उत्सुकता से पूछा, तुम इस पर ऑटोग्राफ दे दोगे? नहीं, हैरी ने साफ मना कर दिया। उसने आसपास देखकर इस बात की तसल्ली की कमरा सचमुच खाली था। माफ़ करना कॉलिन, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, क्विडिच की प्रैक्टिस करने जाना है। वो तस्वीर के छेद से बाहर निकलने लगा। अरे वाह, रुको, मैं भी चलता हूँ, मैंने पहले कभी क्विडिच नहीं देखा है। कॉलिन उसके पीछे पीछे छेद से बाहर निकला। हैरी ने जल्दी से कहा, तुम बोर हो जाओगे, परंतु कॉलिन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसका चेहरा रोमांच से चमक रहा था। तुम पिछले 100 साल में किसी हाउस की तरफ से खेलने वाले पहले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हो, है ना हैरी? कॉलिन ने उसके पास फुदकते हुए कहा। तुम बहुत अच्छा खेलते होगे, मैं कभी हवा में नहीं उड़ा हूँ। क्या ये मुश्किल होता है? क्या ये तुम्हारी खुद की झाड़ू है? क्या ये सबसे अच्छी झाड़ू है? हैरी नहीं जानता था कि कॉलिन से कैसे पीछा छुड़ाए। वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने वाली परछाई की तरह उसके साथ लगा रहा। कॉलिन ने हाँफते हुए कहा, मुझे सचमुच नहीं पता क्विडिच क्या होता है। हैरी ने हार कर कॉलिन को क्विडिच के जटिल नियम समझाने का फैसला किया। उन गेंदों को पहलवान कहते हैं जो गेंदें खिलाड़ियों को उनकी झाड़ुओं पर से गिराने की कोशिश करती हैं और चारों तरफ उड़ती रहती हैं। हर टीम में 2 मारक होते हैं जो पहलवानों को अपनी टीम के खिलाड़ियों से दूर रखने के लिए
उन्हें अपने बल्ले से मारते हैं। फ्रेड और जॉर्ज गरुड़ द्वार के मारक हैं। और बाकी गेंदें किस लिए होती हैं? कॉलिन ने पूछा। इस दौरान वो 2 सीढ़ियों से फिसल कर लड़खड़ा गया क्योंकि वो मुंह खोलकर हैरी की तरफ देख रहा था। सबसे बड़ी लाल गेंद को तूफान कहते हैं। इससे गोल किए जाते हैं। हर टीम में 3 धावक होते हैं जो तूफान को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं और इसे पिच के छोर पर बने गोल पोस्ट के बीच से निकालने की कोशिश करते हैं। गोल पोस्ट यानी 3 ऊंचे खंभे जिनके कोनों पर रिंग लगी होती है। और चौथी गेंद सुनहरी गेंद होती है, बहुत छोटी और बहुत तेज। इसे पकड़ना मुश्किल होता है, परंतु खोजी का काम इसे पकड़ना होता है, क्योंकि क्विडिच का मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि सुनहरी गेंद पकड़ न ली जाए। और जिस टीम का खोजी सुनहरी गेंद पकड़ता है वो अपनी टीम के लिए 150 पॉइंट जीत लेता है। तुम गरुड़ द्वार के खोजी हो, है ना? कॉलिन ने श्रद्धा भरे भाव से कहा। हाँ, हैरी बोला। जब वे महल से बाहर निकले और ओस से भीगी घास पर चलने लगे। और एक रक्षक होता है, वो गोल की रक्षा करता है। क्विडिच दरअसल बस इतना ही है। कॉलिन हैरी से सवाल पूछता गया। हैरी उससे तभी पीछा छुड़ा पाया जब वो चेंजिंग रूम के पास पहुंच गया। पीछे से कॉलिन सुरीली आवाज में बोला, हैरी, मैं जाकर एक अच्छी सी जगह पर बैठ जाता हूँ। और वो तेजी से दर्शक दीघा की तरफ बढ़ गया। गरुड़ द्वार की बाकी टीम पहले ही चेंजिंग रूम में आ चुकी थी। वुड इकलौता खिलाड़ी था जो पूरी तरह जागा हुआ दिख रहा था। फ्रेड और जॉर्ज की आंखें फूली हुई थी और बाल बिखरे थे। वे 4th ईयर की एलिसिया स्नेप्ट के पास जाकर बैठे थे, जो अपने पीछे की दीवार से टिक कर झपकी ले रही थी। उसके साथ ही धावक केटी बेल और एंजेलिना जॉनसन भी उसके सामने बैठी उबासियां ले रही थी। तो तुम आ गए हैरी, तुम्हें देर कैसे हो गई? वुड ने देखते ही पूछा। वुड के हाथ में क्विडिच की पिच का बड़ा सा चित्र था, जिस पर अलग अलग रंगों की स्याही से कई रेखाएं, तीर और क्रॉस के निशान बने थे। उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और बोर्ड को थपथपाया। तीर चित्र पर इल्लियों की तरह हिलने डुलने लगे। जब वुड अपनी नई रणनीति के बारे में भाषण देने लगा तो फ्रेड वीजली का सिर सीधे एलिसिया स्नेप्ट के कंधे पर गिर गया और वो खर्राटे भरने लगा। पहले बोर्ड को समझाने में वुड को 20 मिनट लगे, परंतु उसके नीचे एक और बोर्ड था। उसके नीचे तीसरा बोर्ड भी था। वुड लगातार बोलता रहा। हैरी को भी झपकी लग गई। तो वुड ने आखिरकार बहुत देर बाद हैरी को सुखद सपने से जगाया। जब हैरी ये सपना देख रहा था कि वो इस पल महल में नाश्ते में क्या खा रहा होगा, तभी वुड ने उससे पूछा, क्या सब पूरी बात समझ गए हैं? कोई सवाल? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ ओलिवर, जॉर्ज ने कहा, जो चौंक कर जाग गया था। तुम ये सब बातें हमें कल क्यों नहीं बता सकते थे जब हम सब जाग रहे थे? वुड ये सुनकर खुश नहीं हुआ। अब सब लोग ध्यान से ये बात सुन लें। हमें पिछले साल क्विडिच कप जीतना चाहिए था। हमारी टीम सबसे अच्छी थी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थितियां आ गईं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं था। उसने सबको गुस्से से घूरते हुए कहा। हैरी अपराधी भाव से अपनी जगह पर कसमसाया। पिछले साल जब फाइनल खेला जाने वाला था तो वो अस्पताल में बेहोश पड़ा था। इस वजह से गरुड़ द्वार का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी कम हो गया और उन्हें 300 सालों में सबसे बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी थी। वुड ने एक पल ठहर कर खुद को नियंत्रित किया। ये स्पष्ट किया कि पिछली हार उसे अब भी यातना दे रही है। इस साल हम पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे। वे लोग चेंजिंग रूम में इतनी ज्यादा देर तक थे कि अब सूरज निकल चुका था। हालांकि धुंध के अवशेष अब भी स्टेडियम की घास पर दिख रहे थे। जब हैरी चलकर पिच पर पहुंचा तो उसने रॉन और हरमाइनी को स्टैंड में बैठे देखा। तुम्हारा खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ? रॉन ने अविश्वास से पूछा। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, हैरी बोला। वो ईर्ष्या से टोस्ट और जैम देख रहा था जो रॉन और हरमाइनी हॉल से लेकर आए थे। वुड हमें नई रणनीतियां सिखा रहा था। वो अपनी झाड़ू पर चढ़ गया और पैर मारकर हवा में ऊपर उठा। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। उसने उसे वुड के लंबे भाषण से ज्यादा असरदार तरीके से जगा दिया था। क्विडिच पिच पर वापस लौटना बहुत अद्भुत अनुभव था। फ्रेड और जॉर्ज के साथ रेस लगाते हुए वो पूरी गति से स्टेडियम के चारों ओर उड़ा। जब वे कोने पर मुड़े तो फ्रेड ने पूछा, ये अजीब सी क्लिक की आवाज कैसी है?
हैरी ने दर्शक दीर्घा में देखा। कॉलिन बहुत ऊंची सीट पर बैठा था, उसका कैमरा ऊपर की तरफ था और वो एक के बाद एक धड़ाधड़ तस्वीरें ले रहा था। कॉलिन तीखी आवाज में चिल्लाया, इस तरफ देखो हैरी, इस तरफ। फ्रेड ने पूछा, वो कौन है? पता नहीं। हैरी ने झूठ बोला और अपनी रफ्तार तेज कर दी, जो उसे कॉलिन से उतना ही दूर ले गई जितना संभव था। जब वुड हवा को चीरते हुए उनकी तरफ आया तो उसने त्योरियां चढ़ाकर कहा, ये क्या हो रहा है? फर्स्ट ईयर का छात्र तस्वीरें क्यों ले रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है वो नाग शक्ति का जासूस हो जो हमारे नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। वो गरुड़ द्वार में है, हैरी तत्काल बोला। और नाग शक्ति को किसी जासूस की जरूरत नहीं है ओलिवर, वुड ने चिढ़ते हुए कहा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो यहाँ खुद मौजूद हैं, जॉर्ज ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। हरे दुशालों में कुछ लोग अपने हाथों में जादुई झाड़ू लेकर पिच पर चल रहे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आज के लिए पिच मैंने ली है, हम इस बारे में देखते हैं, वुड ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। वुड तेजी से जमीन पर उतरा, गुस्से में ज्यादा ही तेजी से जमीन से टकराया और लड़खड़ा गया। फ्रेड और जॉर्ज उसके पीछे आए। फ्लिंट, वुड नाग शक्ति की कप्तान की तरफ देखकर गरजा, ये हमारी प्रैक्टिस का समय है, हमने आज के लिए पिच खास तौर पर ली है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मार्क्स फ्लिंट देखने में वुड से भी ज्यादा तगड़ा था। उसके चेहरे पर दैत्यों जैसी चालाकी का भाव उभरा जब उसने जवाब दिया, हम सबके लिए पर्याप्त जगह है वुड। एंजेलिना, एलिसिया और कैटी भी वहां आ गए। नाग शक्ति की टीम में कोई लड़की नहीं थी। पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर गरुड़ द्वार टीम के सामने खड़ी हो गई। परंतु मैंने पिच बुक की है। परंतु मेरे पास प्रोफेसर स्नैप की विशेष अनुमति है। मैं प्रोफेसर एस स्नैप नाग शक्ति की टीम को आज क्विडिच पिच पर प्रैक्टिस करने की अनुमति देता हूँ ताकि वे अपने नए खोजी को प्रशिक्षण दे सके। तुम्हें नया खोजी मिल गया है? वुड ने मूल मुद्दे से दूर जाते हुए कहा। कहाँ है? और उनके सामने खड़े 6 बड़े लड़कों के बीच 7वां छोटा लड़का निकला, जिसके पीले और नुकीले चेहरे का रोम रोम मुस्कुरा रहा था। वो था ड्रैको मैलफॉय। कहीं तुम लूसियस मैलफॉय के बेटे तो नहीं हो? फ्रेड ने मैलफॉय को नापसंदगी के भाव से देखते हुए पूछा। अजीब बात है, तुमने ड्रैको के डैडी का नाम लिया, फ्लिंट ने कहा जब नाग शक्ति की पूरी टीम दांत निकालकर मुस्कुराने लगी। मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने नाग शक्ति की टीम को कितनी उदारता से तोहफा दिया है। उन 7 ने अपनी झाड़ुएं आगे की। धूप की सुबह में गरुड़ द्वार के खिलाड़ियों की नाक के नीचे 7 बेहद चमकदार और बिल्कुल नए हैंडल चमकने लगे, जिस पर सुंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा था निम्बस 2001। बिल्कुल नया मॉडल है, अभी पिछले महीने आया है। मुझे विश्वास है कि ये पुरानी सीरीज 2000 से काफी तेज है, और जहां तक पुरानी क्लीन स्वीप झाड़ू का सवाल है, उसे तो ये बिल्कुल ही साफ कर देती है। उसने फ्रेड और जॉर्ज की तरफ गंदे तरीके से देखते हुए कहा, जिनके हाथ में क्लीन स्वीप थी। एक पल के लिए तो गरुड़ द्वार टीम की किसी खिलाड़ी को समझ नहीं आया क्या कहा जाए। मैलफॉय इतने ज्यादा दांत दिखा रहा था कि उसकी आंखें बहुत छोटी होकर छेद के बराबर दिखने लगी थी। अरे देखो, पिच पर कब्जा, फ्लिंट बोला। रॉन और हरमाइनी घास का मैदान पार करके देखने आ रहे थे कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम लोग खेल क्यों नहीं रहे हो? और ये यहाँ क्या कर रहा है? रॉन ने हैरी से पूछा। वो मैलफॉय की तरफ देख रहा था, जिसने नाग शक्ति की क्विडिच टीम का दुशाला पहन रखा था। मैं नाग शक्ति का नया खोजी हूँ वीजली। सब उन झाड़ुओं को हसरत से देख रहे हैं जो मेरे डैडी ने हमारी टीम को दी है। रॉन का मुंह खुला रह गया जब उसने सामने 7 बेहतरीन जादुई झाड़ुएं देखी। अच्छी हैं, है ना? मैलफॉय रेशमी अंदाज में बोला। परंतु शायद गरुड़ द्वार की टीम भी चंदा इकट्ठा करके नई झाड़ुएं खरीद सकती है। तुम लोग अपनी क्लीन स्वीप 5 झाड़ुओं को बेच सकते हो। मुझे उम्मीद है कोई संग्रहालय जरूर खरीद लेगा। नाग शक्ति की पूरी टीम ठहाके लगाने लगी। कम से कम गरुड़ द्वार का कोई खिलाड़ी रिश्वत देकर टीम में नहीं आया है, सब अपनी काबिलियत के दम पर आए हैं, हरमाइनी ने तेजी से कहा। मैलफॉय के चेहरे का गर्वीला अंदाज डगमगाने लगा। तुम्हारी राय किसने पूछी थी, घटिया, मक्कार, बदजात? उसने कहकर थूक दिया। हैरी को तत्काल समझ में आया कि मैलफॉय ने कोई बुरी बात कही है, क्योंकि उसके शब्दों पर एकदम बवाल मच गया।
फ्लिंट को तेजी से मेलफॉय के सामने आना पड़ा ताकि फ्रेड और जॉर्ज को उस पर कूदने से रोका जा सके। एलिसिया चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और रॉन ने दुशाले में हाथ डालकर अपनी छड़ी निकाली और चिल्लाया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी मेलफॉय। उसने फ्लिंट की बांह के नीचे से जादुई झाड़ू निकालकर मेलफॉय के चेहरे के सामने कर दी। स्टेडियम में एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। रॉन की छड़ी के गलत छोर से हरी रोशनी निकली। ये रोशनी रॉन के पेट से टकराई और उसे घास पर पीछे की तरफ धकेल कर गिरा दिया। रॉन, रॉन, तुम ठीक तो हो? हरमाइनी चिल्लाई। रॉन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला परंतु शब्द बाहर नहीं निकले। कई घूंघे उसके मुंह से बाहर निकलकर उसकी गोद में आ गिरे। नाग शक्तियों के खिलाड़ियों का हंसी के मारे बुरा हाल था। फ्लिंट हंसते हंसते दोहरा हो रहा था और सहारे के लिए अपनी नई झाड़ू पर टिका था। मेलफॉय के दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर थे। वो अपनी मुट्ठी से जमीन ठोक रहा था। गरुड़ द्वार के खिलाड़ी रॉन के आसपास इकट्ठे हो गए, जिसके मुंह से डकार के साथ बड़े चमकते घूंघे बाहर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे छूना नहीं चाहता था। बेहतर होगा हम उसे हैग्रिड के यहाँ ले चलें, उसका घर सबसे पास है, हैरी ने हरमाइनी से कहा, जिसने बहादुरी से सिर हिलाया। दोनों ने रॉन का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। क्या हुआ हैरी, क्या हुआ? क्या वो बीमार है? परंतु तुम उसे ठीक कर दोगे, है ना? कॉलिन अपनी सीट से दौड़कर नीचे उतर आया था और जब वे पिच पर दूर जाने लगे तो उसके आसपास ही नाचता रहा। रॉन ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके मुंह से कई घूंघे निकलकर टपक गए। ओह! कॉलिन ने मंत्र मुग्ध होकर अपना कैमरा उठाया। क्या तुम उसे स्थिर पकड़े रह सकते हो हैरी? रास्ते से हट जाओ कॉलिन, हैरी ने गुस्से से कहा। वो और हरमाइनी रॉन को सहारा देकर स्टेडियम से बाहर ले गए और फिर वे अंधेरे जंगल की तरफ मैदान को पार करने लगे। जब हैग्रिड का घर नजर आने लगा तो हरमाइनी बोली, बस वहाँ पहुँच ही गए रॉन, तुम बस 1 मिनट में ठीक हो जाओगे, बस पहुँच ही गए। वे हैग्रिड के घर से 20 फुट की दूरी पर होंगे कि तभी उसके घर का दरवाज़ा खुला, परंतु दरवाजे से बाहर निकलने वाला व्यक्ति हैग्रिड नहीं था। हल्के बैंगनी रंग का दुशाला पहने गिल्डरॉय लॉकहार्ट तेज कदमों से बाहर निकले। जल्दी ही इसके पीछे छुप जाओ, हैरी ने फुसफुसाते हुए कहा और रॉन को घसीटकर अपने पास वाली झाड़ी के पीछे कर लिया। हरमाइनी को भी मन मारकर उनके पीछे आना पड़ा। ये बहुत आसान है, बशर्ते तुम्हें पता हो कि इसे कैसे किया जाता है, लॉकहार्ट हैग्रिड से जोर से बोल रहा था। अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो तुम जानते हो कि मैं कहाँ मिलूँगा। तुम्हें अपनी एक पुस्तक भिजवा दूँगा। मुझे हैरानी है कि तुमने अब तक मेरी एक भी किताब नहीं पढ़ी है। मैं आज रात को अपनी एक पुस्तक पर ऑटोग्राफ देकर उसे भिजवा दूँगा। अच्छा, अलविदा। और वो तेज़ कदमों से महल की तरफ चल दिए। हैरी ने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि लॉकहार्ट ओझल नहीं हो गया। फिर उसने रॉन को झाड़ी से बाहर निकालकर खींचा और हैग्रिड के सामने वाले दरवाजे तक ले गया। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया। हैग्रिड ने तुरंत दरवाज़ा खोला, परंतु वो बहुत चिड़चिड़ा दिख रहा था। परंतु जैसे ही उसने देखा कि बाहर कौन था, उसके चेहरे पर चमक आ गई। सोच रहा था कि तुम लोग हमसे मिलने जाने कब आओगे? अंदर आओ, अंदर आओ। जब तुमने दरवाज़ा खटखटाया तो हमें लगा कि शायद प्रोफेसर लॉकहार्ट दोबारा लौट आए हैं। हैरी और हरमाइनी ने चौखट पार करने में रॉन की मदद की। अब वे अंदर पहुंच चुके थे। हैग्रिड के घर में एक ही कमरा था, जिसके कोने में बड़ा बिस्तर था और दूसरे कोने में चटक आग दहक रही थी। हैरी ने रॉन को कुर्सी पर बैठाते हुए हैग्रिड को बताया कि रॉन के मुंह से घूंघे निकल रहे हैं, परंतु इस बात से हैग्रिड विचलित नहीं हुआ। अंदर रहने से तो अच्छा है कि बाहर निकल जाएं, उसने खुशी से कहा और रॉन के सामने तांबे का एक बड़ा सा कूड़ादान रख दिया। उन्हें बाहर निकाल दो रॉन। मैं नहीं सोचती कि उनके खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कुछ और किया जा सकता है, हरमाइनी ने चिंता से कहा। जब उसने रॉन को कूड़ेदान पर झुकते हुए देखा, इस शाप देने वाले मंत्र को पढ़ना सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियों में भी मुश्किल है, पर टूटी छड़ी के साथ तो। हैग्रिड फुर्ती से इधर उधर घूम रहा था, उनके लिए चाय बना रहा था। उसका बड़ा शिकारी कुत्ता फैंग हैरी के ऊपर लार टपका रहा था। हैग्रिड, लॉकहार्ट तुमसे क्या कह रहे थे? हैरी ने फैंग का कान खुजाते हुए पूछा। हमें सिखा रहा था कि खतरनाक जल बोतल को कुएं से बाहर कैसे निकाला जाए। हैग्रिड गुर्राते हुए अपनी टेबल से आधे पंख नुचे हुए मुर्गे को हटाकर वहां पर केतली रख रहा था। हैग्रिड हॉगवर्ट्स के किसी टीचर की बुराई नहीं करता था
और जानते हो, वो हमसे कह रहा था किसी खतरनाक परी के बारे में, अनाप शनाप, जिसे उसने भगाया था। अगर उसका एक भी शब्द सच है तो हम अपनी केतली खा जाएंगे। हैरी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। बहरहाल हरमाइनी ने सामान्य से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा, मुझे लगता है तुम थोड़ा अन्याय कर रहे हो। जाहिर है प्रोफेसर डम्बलडोर ने उन्हें इस काम के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना है। वो इस काम के लिए इकलौता व्यक्ति ही था। गुप्त कलाओं की रक्षा के टीचर के पद के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। देखो, लोग यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं। वो ये सोचने लगे हैं कि ये पद शापित है, यहाँ कोई लंबे समय तक नहीं टिक पाता। और अब हमें बताओ, हैग्रिड ने रॉन की तरफ सिर घुमाते हुए कहा। रॉन किसे शाप दे रहा था? मेलफॉय ने हरमाइनी को कुछ कहा था। वो सचमुच बुरी बात रही होगी, क्योंकि उसे सुनकर सब गुस्से में पागल हो गए। वो सचमुच बुरी बात थी। रॉन ने टेबल से सर उठाकर भर्राई आवाज में कहा। वो पीला हो गया था और पसीने पसीने हो रहा था। मेलफॉय ने उसे बदजात कहा था हैग्रिड को ये सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने गुर्राते हुए हरमाइनी से पूछा, उसने ऐसा कहा? हाँ, परंतु मैं नहीं जानती इसका क्या मतलब है। वैसे मुझे ये तो लगा था कि ये गाली है। उसके दिमाग में आने वाली सबसे अपमानजनक बात है। रॉन ने अपना सिर दोबारा उठाया और हाँफते हुए कहा, बदजात सचमुच गंदी गाली है, जो मगलुओं के यहाँ पैदा होने वाले किसी व्यक्ति को दी जाती है। मगलू यानी ऐसे लोग जो जादू नहीं जानते हैं। कुछ ऐसे जादूगर हैं जैसे मेलफॉय परिवार, जो सोचते हैं कि बाकी सब लोगों से बेहतर हैं क्योंकि उनका खून शुद्ध है। उसने एक छोटी सी डकार ली और इस बार सिर्फ एक घूंघा उसके फैले हुए हाथ पर गिरा। उसने इसे कूड़ेदान में डाला और आगे कहा, मेरा मतलब है, बाकी जादूगर जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेविल लॉन्गबॉटम को देखो, उसका खून शुद्ध है, फिर भी वो कड़ाही को ठीक तरह से रख नहीं पाता। और ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो हमारी हरमाइनी नहीं पढ़ सकती, हैग्रिड गर्व से बोला। हरमाइनी के चेहरे पे गुलाबी रंग की चमक आ गई। किसी को भी बदजात कहना बहुत अपमानजनक है। रॉन ने कांपते हाथ से भौं का पसीना पूछा। गंदा खून, घटिया खून, ये पागलपन है। आज के अधिकांश जादूगरों का खून वैसे भी पूरी तरह शुद्ध नहीं है। अगर हमने मगलुओं से शादी नहीं की होती तो हम लोग कब के खत्म हो गए होते। उसने उबकाई ली और एक बार फिर ओझल हो गया। अच्छा रॉन, मैं तुम्हें दोष नहीं देता कि तुमने शाप देने की कोशिश की, परंतु अच्छा हुआ कि तुम्हारी छड़ी टूटी थी और तुम्हारा शाप उलट गया। अगर तुमने मेलफॉय को शाप दिया होता तो लूसियस मेलफॉय भागकर स्कूल आ जाता और तुम मुश्किल में फंस गए होते। हैरी, हैग्रिड अचानक बोला, जैसे उसके मन में ये विचार आया हो। तुमसे एक बात पर झगड़ना है। हमने सुना है कि तुम ऑटोग्राफ वाले फोटो बांट रहे हो। ऐसा कैसे हो गया? हमें अभी तक एक भी नहीं मिला। गुस्से में हैरी ने अपने दांत अलग अलग कर लिए जो हैग्रिड की ट्रिकल टॉफी ने चिपका दिए थे। मैं ऑटोग्राफ वाले फोटो नहीं बांट रहा हूँ। अगर लॉकहार्ट अब भी ये अफवाह फैला रहे हैं, उसने गर्मी से कहा। परंतु तभी उसने देखा हैग्रिड हंस रहा है। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। उसने हल्के से हैरी की पीठ थपथपाई। ये प्यार भरी थपकी इतनी जोरदार थी कि हैरी का चेहरा टेबल से टकरा गया। हम जानते थे तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। हमने लॉकहार्ट को बताया है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम बिना कोशिश किए ही उनसे ज्यादा मशहूर हो। मैं शर्त लगा सकता हूँ उन्हें ये बात पसंद नहीं आई होगी। हैरी ने दोबारा ठीक से बैठते हुए और अपनी ठुड्डी को मलते हुए कहा। हाँ, हमें नहीं लगता कि पसंद आई थी, हैग्रिड बोला। उसकी आंखों में चमक आ गई। जब हमने उसे बताया कि हमने उसकी एक भी किताब नहीं पढ़ी है तो उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। ट्रिकल टॉफी ले लो रॉन। नहीं धन्यवाद, रॉन ने कमजोरी से कहा। बेहतर होगा कि मैं जोखिम न लूँ। जब हैरी और हरमाइनी ने अपनी चाय खत्म कर ली तो हैग्रिड बोला, तुम लोग चलकर देखो तो सही हम क्या उगा रहे हैं। हैग्रिड के घर के पीछे वाले सब्जी के छोटे बगीचे में दर्जन भर बड़े कद्दू लगे थे। हैरी ने आज तक इतने बड़े कद्दू नहीं देखे थे। हर कद्दू किसी बड़ी चट्टान के आकार का था। अच्छी तरह बड़े हो रहे हैं, है ना? उन्हें हैलोवीन की दावत के लिए तैयार कर रहे हैं, तब तक पर्याप्त बड़े हो जाएंगे, हैग्रिड ने खुश होते हुए कहा। हैरी ने पूछा, तुम इनमें क्या डाल रहे हो? हैग्रिड ने अपने कंधों के ऊपर से झांक कर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं। फिर बोला, देखो हम उन्हें थोड़ी मदद दे रहे हैं।
हैरी ने देखा हैग्रिड की फूलों वाली गुलाबी छतरी घर की पिछली दीवार से टिकी हुई है। हैरी के पास पहले से ही इस बात पर विश्वास करने के कारण थे कि ये छतरी जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं। दरअसल उसे प्रबल आभास हो चुका था कि इसके भीतर हैग्रिड की स्कूल की पुरानी जादुई छड़ी छुपी हुई है। हैग्रिड को जादू करने की इजाज़त नहीं थी। उसे 3rd ईयर में हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था, परंतु हैरी इसका कारण नहीं जान पाया था। जब भी इस मामले को उठाया जाता, हैग्रिड जोर से अपना गला साफ करने लगता और रहस्यमय रूप से बहरा हो जाता, जब तक कि विषय बदल नहीं जाता। मुझे लगता है शरीर फूलन मंत्र, हरमाइनी आधी नापसंदगी और आधे मनोविनोद के साथ बोली। जो भी हो, तुमने अच्छा काम किया है। यही तुम्हारी छोटी बहन ने कहा था। हैग्रिड रॉन की तरफ सिर घुमाते हुए बोला। उससे कल ही मिले थे। हैग्रिड ने दाढ़ी हिलाते हुए कनखियों से हैरी की तरफ देखा। कह रही थी मैदान में घूम रही है, परंतु हमें लगता है कि वो उम्मीद कर रही थी कि हमारे घर पर वो किसी से टकरा सकती है। उसने हैरी की तरफ आंख मारी। अगर हमसे पूछा जाए तो वो ऑटोग्राफ वाले फोटो के लिए मना नहीं करेगी। चुप रहो, हैरी बोला। रॉन जोर जोर से हंसने लगा और जमीन पर घूंघू का छिड़काव करने लगा। जरा संभल कर, हैरी रॉन को अपने कीमती कद्दुओं से दूर खींचते हुए चिल्लाया। लंच का समय हो गया था। चूंकि हैरी ने सुबह से ट्रिकल टॉफी ही खाई थी, इसलिए वो खाना खाने के लिए स्कूल लौटना चाहता था। हैग्रिड से विदा होकर महल की तरफ चल दिए। रॉन कभी कभार हिचकियां लेता, परंतु अब इक्का दुक्का घूंगे ही निकल रहे थे। ठंडे प्रवेश हॉल में उन्होंने कदम ही रखा था कि आवाज सुनाई दी। तो तुम लोग आ गए, पॉटर, वीजली? प्रोफेसर मैगोनिकल गंभीर चेहरे के साथ उनकी तरफ आ रही थी। तुम लोग आज शाम को अपनी सजा पूरी करोगे। हमें क्या करना है प्रोफेसर? रॉन ने घबराहट में अपनी उबकाई की इच्छा को दबाते हुए कहा। तुम मिस्टर फिल्च के साथ ट्रॉफी रूम में चांदी की शील्ड चमकाओगे, प्रोफेसर मैगोनिकल बोली। और कोई जादू नहीं वीजली, कपड़ों से घिसना पड़ेगा। रॉन ने थूक निकला। चौकीदार आर्गस फिल्च स्कूल के हर विद्यार्थी से नफरत करता था, और पॉटर, तुम्हें प्रोफेसर लॉकहार्ट के प्रशंसकों के खत के जवाब देने में उनकी मदद करनी है, प्रोफेसर मैगोनिकल बोली। अरे नहीं, क्या मैं भी ट्रॉफी रूम में जाकर शील्ड नहीं चमका सकता? हैरी ने हताशा से पूछा। बिल्कुल नहीं, प्रोफेसर मैगोनिकल अपनी भ्रुकुटियां तानते हुए बोली। प्रोफेसर लॉकहार्ट ने खास तौर पर तुम्हारी मांग की है। हैरी और रॉन बहुत निराश होकर बड़े हॉल में टहलने लगे। हरमाइनी, अच्छा है तुमने स्कूल के नियम तोड़े थे, जैसे भाव अपने चेहरे पर लेकर ठीक उनके पीछे थी। हैरी और रॉन दोनों को लग रहा था उन्हें ज्यादा बुरी सजा मिली है। फिल्च मुझे रात भर जूतेगा। कोई जादू नहीं। उसके कमरे में कम से कम 100 कप होंगे। मुझे मंगलुओं की तरह सफाई करना नहीं आता। मैं किसी भी समय तुमसे अदला बदली करने को तैयार हूँ। डजली परिवार के साथ रहते रहते मुझे सफाई का बहुत अभ्यास हो चुका है। लॉकहार्ट के प्रशंसकों के खतों के जवाब देना एक बुरे सपने की तरह होगा, हैरी ने कहा। शनिवार की दोपहर जैसे पल भर में हवा हो गई। 8 बजने में 5 मिनट का समय तत्काल हो गया। हैरी पैर घसीटते हुए दूसरी मंजिल के गलियारे में लॉकहार्ट के ऑफिस के सामने पहुंच गया। अपने दांत किटकिटाते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा तत्काल खुल गया। लॉकहार्ट उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ओह, ये हुई ना बात। अंदर आओ हैरी, अंदर आओ। दीवार पर मोमबत्तियों की रोशनी में लॉकहार्ट के फ्रेम किए हुए अनगिनत फोटो तेजी से चमक रहे थे। कुछ पर तो उन्होंने साइन कर दिए थे। उनकी टेबल पर फोटोग्राफ्स का बड़ा ढेर रखा था। तुम लिफाफों पर पते लिखने का काम करो, लॉकहार्ट ने हैरी को ऐसे अंदाज में कहा जैसे वो बहुत मजेदार काम सौंप रहे हैं। पहला पत्र गिलेडिस गजन को, उसका भला हो, वो मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक है। मिनट कछुए की चाल से गुजर रहे थे। मोमबत्तियां धीरे धीरे छोटी होती गईं। उनकी रोशनी लॉकहार्ट के कई हिलते चेहरों पर नाच रही थी। हैरी ने अपना दुखता हाथ उस पर घुमाया जो उसे 1000वें लिफाफे की तरह लग रहा था, और वेरोनिका स्मैथली का पता लिखने लगा। अब तो मुक्ति का समय करीब होगा, हैरी ने दुखी मन से सोचा। काश मुक्ति का समय करीब हो। फिर उसने कुछ ऐसा सुना जो बुझती मोमबत्तियों की टिमटिमाहट और लॉकहार्ट की बकवास से बहुत अलग था। ये रीढ़ की हड्डी तक कंपकपाने वाली आवाज़ थी। ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर इंसान सांस लेना भूल जाए। ऐसी आवाज़ जिसमें बर्फ की तरह ठंडा जहर भरा हुआ। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हें
काट डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। हैरी जोर से उछल पड़ा और वेरोनिका स्मैथली की सड़क के पत्ते वाली जगह पर एक बड़ा बैगनी धब्बा उभर गया। क्या? वो जोर से बोला। हैरी ने उत्तेजित होकर कहा, वो आवाज? कौन सी आवाज? लॉकहार्ट ने हैरान होते हुए कहा। वो आवाज जिसने कहा, क्या वो आपको सुनाई नहीं दी? लॉकहार्ट हैरी को हैरानी से देख रहे थे। तुम क्या कह रहे हो? शायद तुम्हें नींद आ रही है। और क्यों ना हो, जरा घड़ी तो देखो, हम यहाँ 4 घंटे से हैं। मुझे इस बात पर कभी यकीन नहीं हुआ होता। समय तो पंख लगा कर उड़ गया है ना? हैरी ने जवाब नहीं दिया। जोर डालकर दोबारा आवाज सुनने की कोशिश की, परंतु आवाज बंद हो गई थी। स्तब्ध हैरी वहां से चल दिया। इतनी देर हो चुकी थी कि गरुड़द्वार का हॉल खाली हो गया था। हैरी सीधे कमरे में गया। रॉन अब तक नहीं लौटा था। हैरी ने अपना पजामा पहना, बिस्तर में घुसा और इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद रॉन अपने दाएं हाथ को मलता हुआ वहां आया। अपने साथ अंधेरे कमरे में पॉलिश की जबरदस्त बदबू भी लेके आया। मेरे हाथ अकड़ गए हैं, रॉन लुढ़कते हुए दर्द भरी आवाज में बोला। फिल्च ने मुझसे क्विडिच कप 14 बार चमकवाया है, तब जाके कहीं संतुष्ट हुआ है। उसकी गंदगी को साफ करने में कई युग लग गए। लॉकहार्ट ने तुम्हारे साथ क्या किया? नेविल, डीन और सीमस जाग न जाए, इसलिए हैरी ने धीमी आवाज में रॉन को पूरी बात बताई। उसने अदृश्य आवाज सुनी थी, वो भी बताया।